सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अंकटाड के द्वारा जारी एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 7वें स्थान पे। अच्छा, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत में रिकॉर्ड 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यहां से भी 3 तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया, ये याद रखना, सिंगापुर से। और भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा आया, तो कर्नाटक में आया। और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। और अभी अंकटाड ने सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों की सूची जारी की है, जिसमें भारत एक स्थान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर रहा है। और इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई कहां पे आया है अंकटाड के अनुसार? तो आंसर होगा यूएस में। सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड पे हांगकांग है और भारत 7वें स्थान पर है। यह आपको याद रखना है। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, यहां से भी एक प्यारा क्वेश्चन बनता है कि कुछ समय पहले अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम क्या है? रेबेका ग्रिंस्पन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए किस नाम से है वो लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा थम्बी। आपको ये तो याद होगा कि इस साल फिडे शतरंज ओलंपियाड ये पहली बार भारत में होंगे। और भारत में भी कहां पे होंगे? तमिलनाडु के चेन्नई में। तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में इसके लिए एक शुभंकर यानी कि एक मैस्कॉट और एक लोगो लॉन्च किया है। तमिल भाषा में बात करेंगे तो थम्बी का मतलब होता है छोटा भाई। अच्छा, शुभंकर की बात है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूं। अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था, कहां पे? कर्नाटक में, जिसमें आपको याद है टॉप यूनिवर्सिटी रही थी जैन यूनिवर्सिटी बंगलुरु की। उसका शुभंकर क्या था? उसका शुभंकर था वीरा। और अभी जो पहले केरल ओलंपिक गेम्स शुरू हुए थे तिरुवनंतपुरम में, उसका शुभंकर था नीरज नाम का खरगोश। आपको याद होगा पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया था प्रकृति नाम से। और 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे, ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, इसका शुभंकर क्या रखा गया? ईभा। ईभा यानी कि एशियाई शेरनी। और नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या रखा गया? चाचा चौधरी। अभी टोक्यो ओलंपिक की बात कर लें, टोक्यो ओलंपिक 2020, इसका शुभंकर था मिराइतोवा और पैरालंपिक का था सोमाइती। उसी तरह से बीजिंग ओलंपिक जो है, जो भी 2022 में हुए, जो कि विंटर ओलंपिक थे, उसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन और उसमें पैरालंपिक का था श्वेन रॉन रॉन। और इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे आपके कहाँ पे? कतर में, उसका शुभंकर क्या है? लाइब। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा है फिडे। तो फिडे का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने एक रोबोट है जिसका नाम रखा है होमोसेप, ये डेवलप किया है, जो कि भारत में मेला ढोने की प्रथा को समाप्त कर सकता है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट होमोसेप डेवलप किया, जो कि भारत में मेला ढोने की प्रथा को समाप्त कर सकता है। ये जो होमोसेप नाम का रोबोट है, ये मानव हस्तक्षेप के बिना जो सेप्टिक टैंक होते हैं उनको साफ कर सकता है। इस रोबोट को आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर है प्रभु राज गोपाल, उनके नेतृत्व में टीम ने तैयार किया है। और अब इस होमोसेप नाम के 10 रोबोट्स को पूरे तमिलनाडु में तैनात किया जाएगा। अच्छा, जब मैं रोबोट्स की बात कर रहा हूं तो आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा। अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी दिल्ली सरकार ने शहर में आग बुझाने के लिए 2 रोबोट को अपनी टीम में शामिल किया था, याद है आपको? और इससे भी अच्छा प्रश्न आपको याद होगा, चलो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहेंगे आर्ट पार्क, ये कहां पे लॉन्च किया गया था बताओ? तो आंसर होगा आपका बंगलुरु में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, आप कहोगे अल्फाबेट है। तो आपको याद होगा इसने अभी एक नई रोबोटिक कंपनी को लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था इंट्रेंसिक।
ये क्या करेगी, ये इंडस्ट्रियल जो रोबोट्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेगी। चलो मुझे बताओ, अभी किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र यानी कि इनोवेशन हब बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की? तो आंसर होगा चाइना ने। और जो नासा है ये 2023 में चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा। उसका नाम क्या है? वाइपर। वाइपर मतलब होता है वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। और इसी तरह से इसरो भी आपको याद होगा, इसरो ने गगनयान मिशन से पहले एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष मिशन पर भेजने के लिए बनाया था। उसका नाम क्या था? व्योमित्र। और अगर आईआईटी मद्रास की बात करते हैं तो आपको याद होगा इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट वो तैयार किया था। अभी आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया था। और इसी के साथ आपको याद आएगा कि अभी भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया था। तो ये सारे पॉइंट्स अभी न्यूज में थे, ये आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। और रिवाइज से याद आएगा जो आपका रिवीजन वाला वीडियो था वो एक बार फिर से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। आज का बना करके अपलोड कर दिया गया, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो अभी जाके देख लेना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अपना थोड़ा सा समय निकाल करके उस वीडियो को आप एक बार जरूर विजिट करना। उम्मीद करूंगा, पूरी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। उसमें हम नया तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो पुराने करंट अफेयर्स होते हैं और जो करंट अफेयर से जो स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो वाला, ये वाला, वीकली वाला, मंथली वाला, तो प्लीज़ इन वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जून 2022 में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। और ये पॉलिसी बनने से प्रदेश में ड्रोन परिवहन का वैकल्पिक माध्यम बनेगा। प्रदेश में उद्योगपति भी ड्रोन उद्योग के लिए निवेश कर सकते हैं। और इस तरह हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर में पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल भी खोला जाएगा। अच्छा, यहाँ से 2-3 अच्छे प्रश्न बनेंगे आपके करंट अफेयर्स के। एक प्रश्न तो ये बनेगा कि अभी स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आप आंसर कर देना उत्तराखंड। और आप जानते ही हो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को किस राज्य में शुरू किया था? तो आंसर होगा तेलंगाना में। अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और बताओ किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर होगा भारत ने। अच्छा, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा इजराइल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? तो आंसर होगा 100। अच्छा, देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया था। अच्छा बताओ, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। और इंद्रजाल भी आपको याद होगा, ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है ये, जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। ड्रोन को ही आप अनमेन्ड एयर व्हीकल भी कहते हो, तो ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में गांजे के उपभोग को वैध यानी कि लीगल बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो अभी थाईलैंड ने गांजे को उगाने और उसे खाद्य और पेय पदार्थों में इस्तेमाल करने को लीगल कर दिया है। और ऐसा करने वाला वो पहला एशियाई देश भी बन गया है। हालांकि इसका धूम्रपान करना अवैध ही रहेगा, इल्लीगल ही रहेगा। एक्चुअली में थाईलैंड में दर्द और थकान को दूर करने के लिए पारंपरिक तौर पर गांजे का इस्तेमाल होता है। और वर्ष 2018 की बात है जब दवा के तौर पर इसके इस्तेमाल को लीगल बनाया गया था। अच्छा, गांजे से या भांग से आपको याद आता होगा, चलो पहले तो मैं आप ही से पूछूंगा, आपको बताना है किस देश ने भांग की खेती को औषधीय उपयोग के लिए अभी वैध कर दिया, लीगल कर दिया? तो आंसर होगा लेबनान ने। इसके अलावा अभी निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना था? तो आंसर होगा माल्टा। और भारत के अंदर आते हैं तो आपको याद आएगा, जो आंध्र प्रदेश पुलिस है उसने गांजे की खेती को
और उसकी आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। बता सकते हो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन परिवर्तन। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जून 2022 में भारतीय शूटर जो हैं अवनी लखेरा, इन्होंने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में गोल्ड जीता है। आपको बताना है ये जो विश्व कप है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर होगा फ्रांस में। तो ये है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022, फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस में भी कहाँ पे? फ्रांस के चैटोरेक्स में। और उसमें अभी अवनी लखेरा ने गोल्ड जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल में। अच्छा, अवनी के अलावा श्री हर्ष ने भी इसमें गोल्ड जीता है। वैसे लखेरा का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कहाँ से? राजस्थान के जयपुर से है। आपको याद होगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था इन्होंने। उसके बाद राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। वैसे टोक्यो पैरालंपिक की बात अगर करते हैं तो इसमें हमने टोटल 5 गोल्ड जीते थे। वैसे टोटल मेडल तो 19 थे, लेकिन उसमें गोल्ड 5 थे। और वो 5 मेडल किस किस ने जीते? एक तो ये अवनी लखेरा हो गई, शूटिंग में जीता इन्होंने। एक है मनीष नरवाल, इन्होंने भी शूटिंग में गोल्ड जीता। एक प्रमोद भगत है और एक कृष्णा नागर है, इन दोनों ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। और एक है सुमित अंतिल, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। और पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? टोक्यो पैरालंपिक में तो 24वें स्थान पे रहा। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना कि अभी भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और वैसे अभी अवनी लखेरा को कौन सा पद्म सम्मान मिला था? पद्म श्री मिला था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए और उनका संबंध किस खेल से है ये भी बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी जून 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी 8 जून 2022 को जम्मू कश्मीर में ये खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। तो ये जो मेला है ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के प्रसिद्ध रागण्या देवी के मंदिर में मनाया जाता है और इन्हें स्थानीय रूप से माता खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो त्यौहार है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मनाया जाता है। यहाँ पे खीर का मतलब हो गया चावल का हलवा, जो कि देवी को खुश करने के लिए अर्पित किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया खीर भवानी मेला। आपने का आंसर जम्मू कश्मीर होगा। इसी तरह से एक बंगस आवाम मेला भी है, वो भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेरत महोत्सव ये भी होता है जम्मू कश्मीर में। कंचोत महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में होता है। और अभी पहला अहरबल महोत्सव भी शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में ही। और अगर आपसे पूछे कि पहला हिमालय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया था तो आंसर होगा लद्दाख में। लद्दाख में ही लोसर महोत्सव मनाया। हेमिस महोत्सव हमने लद्दाख में ही मनाया। और बताओ अभी 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? अभी मार्च की बात है, तो आंसर होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। इसमें भागीदार देश था उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अब भारत ने भी जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। इस टीके का नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। इसे हरियाणा की ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने तैयार किया है, जो कि जानवरों के लिए भारत का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन है। ये जो ICAR है ये देश का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान है, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वैसे हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और अभी उन्होंने ही तो इस एनोकोवैक्स को लॉन्च किया। वैसे आपको याद होगा रशिया ने सबसे पहले जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार किया था। उसका नाम उसने क्या रखा था? कार्निवैक कोव, COV। अच्छा मुझे बताओ, कोवैक्सीन को किसने तैयार किया था? भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है। और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ये पुणे की कंपनी है। और जाइकोव डी, जाइडस कैडुला ने इसको बनाया था। DNA आधारित पहली वैक्सीन है ये। और आपको याद है कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है भारत, जबकि प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश बना था कनाडा। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के
रूप में नियुक्त किया गया या अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, तो आंसर होगा मयंक कुमार अग्रवाल को। तो दूरदर्शन के महानिदेशक हैं ये मयंक कुमार अग्रवाल, और इनको भी प्रसार भारती के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका स्थान लेंगे ये? शशि शेखर वेम्पाती का स्थान लेंगे ये। अच्छा, वैसे हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। बताओ अभी पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख कौन बने? स्वरूप कुमार शाह। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? ए मणिमेखलाई। और अभी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना बने, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखना ये नाम भी बढ़ते आगे। अब बताइए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्ण श्रीनिवासन को। तो अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, उन्होंने अभी भारतीय नागरिक हैं ये कृष्ण श्रीनिवासन, इनको एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया है। और वे किनका स्थान लेंगे? चांग योंग री। अच्छा, आप जानते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक का भी यहीं पर है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को जुड़वा बहनें, ट्विंस सिस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1944 में यूएस के ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी। और आईएमएफ में टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190, और सबसे नवीनतम सदस्य देश इसका है एंडोरा, 190वां। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। और अभी इसकी पहली महिला डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई है? गीता गोपीनाथ, जो अभी तक इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। और वैसे अभी फिर इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए? पियरे ओलिवियर। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी के साथ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी आईएमएफ जारी करता है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा AR रहमान। तो अभी AR रहमान को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन का एम्बेसडर नामित किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? उभरते कलाकारों को सकारात्मक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और इसके साथ उनके लिए सहयोग को बढ़ावा देना। बाकी आपको याद होगा अभी अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ऋषभ पंत ये भी डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और दीपिका पाडुकोण से याद होगा एक लग्जरी ब्रांड है लुइस वुइटन, इसकी ये पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अभी आपको याद है 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें ज्यूरी सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। और उससे पहले मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें पहला टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड भी मिला था। तो ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जून 2022 में किस राज्य में बेखो उत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो असम में मनाया जाता है ये बेखो फेस्टिवल। इसमें जो शक्तिपीठ है उसकी पूजा होती है और इसे अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, अच्छी फसल की कामना के लिए। कौन मनाता है इसे? तो असम की एक जनजाति है राबा जनजाति, वो इसको मनाती है। अब बात यहाँ पे असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। अभी आपको याद होगा पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। और असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और बताओ, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? असम में ही। और अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी बना था असम। और असम में ही आपको कामाख्या देवी माता का मंदिर मिलेगा जहाँ पे लगता है अंबुबाची मेला। और अभी असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? अजंता नियोग। और असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बनी थी वॉयलेट बरुआ। और असम ने अपना सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार दिया था किसको? रतन टाटा जी को, जिसको कहते हैं असम वैभव। और भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप जिसको बोलते हैं फिश वाले, वो लॉन्च असम ने ही किया था। और अभी असम की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला था। ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला। जुडीमा चावल से इसको बनाया जाता है। और कौन बनाता है? दिमासा जो समुदाय है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में ही मिलेगा। और याद रखना, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी बना था। अभी असम के तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला था। और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क ये असम का है। 7वें नंबर का है कौन सा? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और 6ठे नंबर का बना था कौन सा?
रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, बिहू नृत्य आप यहाँ से याद रख सकते हो, बगरुम्बा नृत्य हो गया, और वैसे असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सतरिया। एक पुटोला नाच भी है, असम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया था, ये भी याद रखो, पुटोला नाच। और भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोला गया था, डिगबोई असम में। और असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा भारत ने। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना के अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाके इनकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और आपकी जितनी भी वीकली या मंथली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है, और जो PDF बाकी है वो भी कुछ दिन में अपलोड हो जाएंगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।